अस्सलामु अलैकुम, यूर वाचिंग प्रोग्राम विद मोहम्मद अकबर बाजवा फेस टू फेस। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीके इंसाफ की साइफर केस में ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। साथ ही साथ इखराज मुकदमा की भी दरख्वास्त थी, वो भी मुस्तरद की गई है। अब कोर्ट की तरफ से कहा यह गया है एक्चुअली कि जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है, और उसके अलावा इस्तगासा का जो केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके, वेरी इंपॉर्टेंट, साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया था, वहाँ पे उन्होंने वो गुम कर दिया। और ये सब मामला, मैं एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ जो कि प्रेयर में भी थी, जो कि केस अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने था, वो ये है कि पाकिस्तान के दो ऐसे ओहदे हैं, एक सदर और एक वज़ीर आज़म। वो जब ओथ भी लेते हैं तो उसमें ओथ में बाकायदा ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब ओथ ले रहा होता है अपने ऑफिस का, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान का, वो कहता है कि एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister। आसान अल्फाज के अंदर उर्दू तर्जमा इसका ये है कि मैं वज़ीर आज़म होने के नाते ये हल्फ लेता हूँ कि मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन जो आएगी मैं उसे सिक्योर रखूंगा, सेफ रखूंगा, महफूज रखूंगा, सिवाय उनके जो मैं समझूं कि मेरी एज प्राइम मिनिस्टर ये मेरी ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए मैं किसी इंफॉर्मेशन को बताने का मजाज हूं। यहां पे वजीर आजम जब थे इमरान खान साहब, तो साइफर वाला, सबसे पहली बात कि उसको डी कोड करके वजीर आजम को दिया गया, साइफर नहीं दिया गया। दूसरी बात उसके अंदर ये कि वजीर आजम ने उसको कैबिनेट से डी क्लासीफाई भी करवाया, क्योंकि उनके ओथ का हिस्सा है जनाब, वो ये कर सकते हैं। ये आईन पाकिस्तान कहता है, ये मैं या आप या कोई नहीं कुछ है इसके बारे में कह सकता। अलबत्ता मुअज़्ज़ज़ अदालतों का काम ये होता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना होता है, उन्होंने ही आगे मामला देखने होते हैं। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो क्या नज़र आता है, नवाज शरीफ साहब की जो दो अपीलें ज़ेर समाअत थी वो अदम पैरवी की वजह से खारिज हुई थी, वो दोनों अपीलें तो बहाल हो गई हैं। बड़े खूबसूरत रिमार्क्स प्रोसिक्यूटर जनरल साहब दूसरी तरफ दे रहे हैं। एक तो उनसे वो बार बार पूछा जाता है उनसे कि यार अब गिरफ्तार करना है आपने। परसों भी जब पेश हुए नवाज शरीफ साहब, उनसे पूछा गया कि आपने गिरफ्तार करना है, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, आपको पहले भी तो बता चुके हैं नहीं करना हमने गिरफ्तार, आप हमें बार बार पूछ के हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। साथ उन्होंने कहा कि जनाब अपीलें बहाल हो गई तो शवाहिद का जायजा लेकर अदालत में अगला मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। इस पर मैं डिटेल में आऊँगा कि जब ये मामला लगा हुआ था अदालत में, उस वक़्त अदालत कुछ ऐसे रिमार्क्स दे चुकी है जिससे ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ये जो अपीलें बहाल हुई हैं, ये केस उड़ सकता है। जो रेफरेंस उनके खिलाफ था और उसमें उनको सज़ा हुई थी, ये सज़ाएं उड़ सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे अदालत ये क्लेम कर चुकी है कि जनाब नैब सबूत देने में नाकाम रहा है। लास्ट वन नवाज शरीफ वॉज हियर, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले इमरान खान साहब वाला जो साइफर का मामला है, नईम हैदर पंजोता साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान इंसाफ के लॉयर हैं, और हमारे साथ मौजूद होंगे कर्नल हाशिम डोगर साहब भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। पंजोता साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया साइफर केस के इखराज का, और ज़मानत की दरख्वास्त भी उन्होंने फारिग कर दी, और जो प्रेयर थी वो बड़ी सिंपल सी, जो मैं ओथ वाली बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है ओथ भी चेंज कर देना चाहिए। ये इख्तियार भी नहीं होना चाहिए वज़ीर आज़म के पास कि वो अपनी मर्जी से जिस चीज़ को एज प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए डी क्लासीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इख्तियार उनसे वापस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी नवाजिश। बात आपकी ठीक है कि ओथ चेंज कर दिया जाए और अदालत जो है उसके अंदर तब्दीली कर दे या पार्लियामेंट एक्ट तब्दील कर दे, या जो भी तरीकाकार उन्होंने करना है। जी जी, क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है मुल्क के अंदर, ना आइन है ना कानून है। आप ये देख लें कि 16 तारीख से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 3 दरखास्तें पेंडिंग थी। एक साइफर केस में मुकदमे के अखराज के लिए उनकी जमानत के हवाले से, और इस केस में ट्रायल जो चल रहा है उसके ऊपर स्टे के हवाले से कि इस ट्रायल को रोका जाए। लेकिन वो फैसला महफूज किया गया। 10 घंटे आर्गूमेंट्स हुए हैं उस बेल के ऊपर और सारे प्रोसेस के ऊपर, लेकिन फिर महफूज कर लीजिए। और दूसरी तरफ आप देख लें कि 420 सेकंड के अंदर बाहर यूं बैठे हुए शख्स की जमानत यहाँ से मंजूर हो जाती है, और वो खुद यहाँ पर आते भी नहीं है, अटॉर्नी के जरिए दायर करते हैं। फिर बायोमेट्रिक वाला जो अमला है बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल देते हुए वहाँ पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, और पूरी मशीनरी स्टेट की उनको प्रोटोकॉल देती है। एक तरफ वही इमरान खान साहब थे जिनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, और हम हर रोज सदा कर रहे थे कि सिक्योरिटी दी जाए एसपीएम की, और नहीं दी गई, और वो खुद अपनी सिक्योरिटी में आते थे। आज वही कहा जाता है कि नहीं, उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दें,
तो लिहाजा उस वक्त की जो उनकी स्टेटमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम बाहर जो है ना इसका ओपन ट्रायल नहीं कर सकते। पहला ऑब्जेक्शन तो ये है हमारा कि ये जो ट्रायल चलाया जा रहा है, इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, यहाँ पर जेल के अंदर जो कोर्ट को ट्रांसफर किया गया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी या गैर आईनी, ये चला ही नहीं जा सकता। जैसा कि आपने खुद फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये सवाबदीद है कि वो कोई भी इंटरवेंशन होती है या कोई भी मुल्क की सलामती के लिए कोई मुदाखलत या कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसने आवाम से वोट लिया होता है। और कल जब खान साहब से भी बात हो रही थी इस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं वोट की ताकत है और मैं वोट लेकर और मैंने आवाम के सामने जाना था, तो मैंने आवाम को बताया किस तरह से इंटरवेंशन हुई है। अब बात यह कि एक दिन साइफर आता है और दूसरे दिन जो है जो अज़म एतमाद है वो उसकी रेजोल्यूशन आ जाती है और वो फिर आगे प्रोसेस होते हुए अज़म एतमाद आ जाता है। जिस तरह से मंडियाँ लगी सिंध हाउस में, आप सबको पता है कि क्या क्या प्रोसीजर हुआ और क्या क्या अडॉप्ट किया गया। अब बात यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो कहते हैं कि ये मुकदमा चलाया जा रहा है, ये चलाया ही नहीं जा सकता। उसकी रीज़न क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो तारामीम की गई हैं वो अगस्त 2023 में की गई हैं और 15 अगस्त के बाद हुई हैं। और ये जो कहते हैं कि जुर्म हुआ है और पिछले ये 2022 में यानी कि ये अकरंस हुआ है, तो उसका इतलाक नहीं होता। उस अमेंडमेंट के तहत रिटेंशन यानी कि साइफर पास रखना जुर्म है। केस ये है कि इन्होंने रद्दो-बदल किया। अगर ये केस ये है, पहले तो ये कहते थे कि ये केस नहीं है जी, साइफर आया ही नहीं, फिर डिमार्च में चले हो कि मान लिया गया कि साइफर आया और उसके ऊपर डिमार्च हुआ। अब ये कहते हैं कि साइफर को रद्दो-बदल किया गया। अगर रद्दो-बदल किया गया था, 2 मीटिंग हुई, एक शहबाज शरीफ ने अड़ी थी, उसके अंदर कोई जिक्र हुआ, चोरी का कोई जिक्र हुआ, वो मीटिंग किस बुनियाद के ऊपर हुई थी? 6 महीने के बाद कहते हैं चोरी हो गया। और रद्दो-बदल अगर हो गया है तो फिर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि फिर अगर रद्दो-बदल हो गया तो फिर तो इमरान खान साहब के पास ओरिजिनल तो फिर वो शो नहीं होने चाहिए। एक और चीज़ तो जहन में आती है ना कि जब साइफर की बात करते हैं तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज खुद ये फरमाया है कि साइफर को डी कोड करके उसकी कॉपी दी गई थी, साइफर नहीं था दिया गया, वो तो कोई नहीं पढ़ सकता। बड़ी एक बेसिक सी कंफ्यूजन रहती है। और इसकी तस्दीक जो है वो बड़ी वाज़ह तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने खुद किया था, तारड़ साहब जिन्होंने उस वक्त केस बनाया था, क्योंकि वो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके नीचे सेक्रेटरी थे, वो कंप्लेनेंट है इसमें। हालांकि फॉरेन ऑफिस का मामला था, फॉरेन ऑफिस का कंप्लेनेंट, लेकिन क्योंकि इनकी महिला पार्टी थी, छुट्टियों के अंदर ये अदालत में दरखास्त देकर इन्होंने स्टे खत्म करवाया, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर स्टे हुआ था इस नोटिस के ऊपर। तो ये सारा इन्होंने प्रोसेस किया। लेकिन आज जो 3 दरखास्तें हमारी थी, 2 दरखास्तें खान साहब की तरफ से और 3 दरखास्तें शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ, वो बड़ी अहम थी। उनमें एक दरखास्त ये थी कि साहब मैं एक छोटा सा माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ये तो फारिग हो गई, मतलब वो तो आ गया फैसला अदालत की तरफ से। आगे आपके पास वे आउट क्या है, ब्रीफली बता दें, मैं फिर डोगर साहब की तरफ जाना है, और उम्मीद क्या है आपके पास? देखिए, जबरदस्ती ट्रायल चलाया जा रहा है, कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा, हाई कोर्ट में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, दरखास्तें महफूज कर ली जाती हैं, ट्रायल जो है वो बिल्कुल कानूनी प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर ही एडमिट कर लिया है कि वाकई वहाँ पर जो है ना 7 दिन का टाइम पूरा नहीं किया गया। लेकिन ये कहना कि हर रोज ट्रायल चलाया जा रहा है, तो इसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। क्या नवाज शरीफ का, बाकी लोगों का यूं ही घंटों घंटों से ट्रायल चलता है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि इन तमाम फैसलों के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी हमारे साथ जो है ना वो हो चुका है। सही है, लेट्स होप। चलें, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास सुप्रीम कोर्ट है। डोगर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये जो 2 डिफरेंट तरह के मामला चल रहे हैं अदालतों में, जो क्लेम कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ एक तरह का इंसाफ हो रहा है और नवाज शरीफ साहब के साथ दूसरी तरह का इंसाफ हो रहा है। आज इमरान खान साहब से जो मुलाकात करके उनकी कानूनी टीम आई और फिर उनकी जो फैमिली ने भी मुलाकात की, वो कहते हैं कि कोई अग्रीमेंट है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? ये जो अग्रीमेंट की तरफ इशारा है उनका या इल्ज़ाम है, क्या कहेंगे इस पे आप? है कुछ ऐसा आपकी राय में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जनरली ये जो कोर्ट्स के मामला होते हैं और स्पेशली जो केसेस अंडर ट्रायल हों, तो पुराना तो असूल ही हुआ करता था कि उनको आप समझते थे, आप उसके ऊपर कोई ऐसे कमेंट्स नहीं। अब तक कोई फैसला आ जाएगा तो फिर देखना भी चाहिए और उसके देखना चाहिए कि वो सही है गलत है। मेरा ख्याल है कि फिर आप कमेंट कर भी सकते हैं। तो अभी तो ये ट्रायल चल रहा है, पंजोता साहब की शिकायत हैं और मैं समझता हूँ कि अगर वो ट्रायल कोर्ट लेवल पे है तो जाहिर है इनके पास और भी उसकी रास्ते मौजूद हैं, इनके पास हाई कोर्ट है। जी बिल्कुल, वो तो हैं। मैं इसीलिए मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल कर रहा था ना सर। वो तो अदालतों में चल रहा है मामला, लेकिन जो नज़र आ रहा है, मतलब जस्टिस शुड सीन टू बी डन,
और इफ आई में से इनजस्टिस कैन ऑल्सो बी सीन बीइंग डन। तो मैं उसके हवाले से पूछ रहा था, आपको ये नज़र आ रहा है कि दो मुख्तलिफ रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं सियासतदानों के साथ, दो मुख्तलिफ जमातों के सरबराहों के साथ? ये तो देखें भाई, जब से ये पाकिस्तान क्रिएट हुआ है तो इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, तो उसकी लाठी उसी की भैंस की होती है। कल को ये सारी शिकायत जो हैं, ये नून लीग की जो मौजूदा लीडरशिप है, इवन जो हमारे इस्तेकाम पाकिस्तान जो लीडरशिप है, अलीम खान साहब ये क्लेम करते हैं कि जब किसी ने कहा कि वज़ीर आला बना दें तो उसकी पादाश में तो कैद में डाल दिया गया। तो ये तो बदकिस्मती से goes around that comes around। तो अब देखते हैं, I would really not like to comment कि इनके साथ सही हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे आपको ये उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो जाएगी आने वाले दिनों में? नवाज शरीफ साहब की जो सजाएं हुई हैं रेफरेंसेस के अंदर एवनफील्ड और अजीजिया में, वो भी ख़त्म हो जाएंगी? उम्मीद है आपको? साफ नजर आ रहा है, मतलब उम्मीद क्या, वो किस लिए पाकिस्तान तशरीफ लेके आए हैं। सही। तो वो तो मुझे लगता है कि और उनको जिस तरह मिल रहा है, फिर वही बात है कि शायद अदालत ये समझे कि किसी फैसले को प्री जज करना एक मुनासिब बात नहीं है। तो चूंकि ये मामला अदालत में है, जिस दिन ये हो गए या ना हुए, तो मैं बिल्कुल, आप तकलीफ करिएगा, मेरे से पूछिएगा, तो मैं ये जरूर कमेंट करूंगा कि ये अच्छा हुआ है या बुरा। डोगर साहब, मैं वैसे एक आपसे ज़िमनी सवाल है, साफ आपको नज़र आ रहा है, वो काफ़ी सारे लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि सज़ाएं उनकी मेरिट के ऊपर बिल्कुल वो ख़त्म होंगी वहाँ से, और उसके बाद नाअहली भी वो आगे मामला उनका बन सकता है, वो अहल हो जाए दोबारा। सारी जमातें इस पे, जो इस वक्त नून लीग की अपोजिशन है, जिसमें JUI है, बड़ी जमात की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी है, वो शोर मचा रहे हैं। आपकी भी एक बड़ी जमात है, इतने सारे लीडर PTI के आपकी जमात में आए हैं, इस पे आपकी जमात शोर क्यों नहीं मचा रही? ज़ाहिर है आपने भी इलेक्शन तो लड़ने हैं आगे, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई वो नहीं है कि हमें नहीं मिल रही, और कोई रिजर्वेशन तहफुजात नहीं है आपको? हमें, मेरा ख्याल है कि जो हमारी लीडरशिप है, हमें ज्यादा रोने चीखने की आदत नहीं है। तो अलीम खान साहब और तरीन साहब हैं, कोई नहीं। आपने देखा जब वो इमरान खान साहब ने ज्यादती की, ये उनके बहुत मैं समझता हूँ कि करामत और बड़े अच्छे दोस्त थे, मुसीबत की घड़ी में साथ खड़े हुए। तो सबको नजर आता है कि किस तरह जहांगीर तरीन साहब साइड पे किया, फिर अलीम खान साहब को किया। अलीम खान साहब ने तो अपने गुस्से का इजहार किया, मगर तरीन साहब ने आज तक पब्लिकली ये नहीं कहा। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि आप अदालतों के मामला उसी में रहने दें, जब आगे इलेक्शन अनाउंस होगा फिर देखते हैं मियाँ साहब को क्या रिलीफ मिला है। अगर कोई हमारी नज़र में उनको रिलीफ मिलेगा, तो मैं सबसे पहला हूँगा कि मैं उस पर कमेंट भी करूँगा और उसको क्रिटिसाइज भी करूँगा। सही, तब तक नहीं कर रहे पार्टी वाइज आपका, अभी तक ये पार्टी का मेरा ख्याल है ये स्टैंड है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ वापस आना है, ब्रेक एक छोटी सी लेनी है। पंजोता साहब, आपसे मैंने सवाल जो पंजोता साहब के सामने जो रखना है, वो शरीफ साहब की नैब में जो अपील्स बहाल हुई हैं उनके हवाले से है, और चूंकि एक कोर्ट का डायरेक्शन क्या है वो थोड़ा सा ना पहले हमें पता चल चुका है, जब ये अपीलें कोर्ट्स में चल रही थी उस वक्त ये रिमार्क्स आए थे, फैसला नहीं आया था, रिमार्क्स ये आए थे कि नैब ये साबित करने में नाकाम रहा है कि ये फ्लैट थे एवनफील्ड के, ये ख़रीदे कब, ये किसने ख़रीदे, प्रॉपर उसकी डिटेल आपने फराहम नहीं की, तो उसकी बेस के ऊपर अब भी आगे वो लगेगा शायद उड़ जाए मामला। एक सवाल जो बहुत अहम है वो ये है कि नैब का जो कानून है वो इनक्विजिटोरियल है इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि बाकी पाकिस्तान में आपका जो एडवर्सेरियल कानून है वो कहते हैं कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि आप मासूम होते हैं, प्रोसिक्यूशन का काम होता है उसको प्रूव करना कि आपने कोई जुर्म किया है। जो नैब का कानून है वो ये है कि वो ये कहता है कि आप, क्योंकि ये जो वाइट कॉलर क्राइम्स है, जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है, ये प्रूव नहीं हो सकता, तो इनक्विजिटोरियल लॉ ये कहता है कि आप प्रूव करें अपने आप को इनोसेंट, तब तक हम आपको गिल्टी समझेंगे। अदालतें इसी बेस के ऊपर नैब कानून और पूरे दुनिया के अंदर जो ग्राफ्ट लॉज होते हैं वो इस कानून के ऊपर बनते हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए थे, जिनकी बेस के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि बारे सबूत आप पे नहीं है, आप पे है, प्रोसिक्यूशन पे है, तो वो आगे भी चल के यही मामला होगा, इसको कोई अदालत में क्यों नहीं उठाता? पंजोता साहब से पूछते हैं एक ब्रेक के बाद। नैब के जो आजकल हालात है ना, वो आप सबके सामने है। जो मामला अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था लास्ट सेगमेंट के अंदर कि अदालत के अंदर पूछा गया तो आपने गिरफ्तार करना, नहीं जी हमें गिरफ्तार बिल्कुल नहीं करना, पाकिस्तान आने दीजिए, बिल्कुल पाकिस्तान आने दें।
अपीलें बहाल कर दें जी, बिल्कुल आप बहाल कर दें। आगे आप क्या वो हम देख के सबूत दोबारा बहाल होंगी तो हम वहाँ पे बताएंगे कि हमने शवाहिद का जायज़ा लेके, जो पहले भी वो ले चुके हैं। वो 2017 में जब पैनमा केस सुप्रीम कोर्ट में था, मुझे जस्टिस अजमत सईद शेख साहब याद आ गए। उन्होंने एक दिन, उस वक्त कमर जमान चौधरी साहब हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेयरमैन नैब, तो उदैबिया मिल्स के हवाले से जो केस था उसके हवाले से पूरे मार्क्स देते, उन्होंंने कहा था कि नैब हमारे सामने वफात पा गई। अब भी कुछ यूँ ही लग रहा है, नहीं मैदर पंजोता साहब के नैब तो तकरीबन वफात पा चुकी है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहा था कि ये जो ग्राफ्ट लॉज हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स के खिलाफ होते हैं, यहाँ पे तो बारे सबूत मुलजिम पे होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिछली जब अपीलें चल रही थी तब ये उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि जनाब नैब नाकाम रही है ये बताने में, सबूत देने के अंदर। वो एक उल्टा सा मामला चल रहा है, तो इसकी बेस के ऊपर क्या आपको भी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ये सजाएं खत्म हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये सवाल ही बड़ा गलत था। उसकी रीज़न ये है कि जब इन्होंने हुकूमत ली, इमरान खान साहब की हुकूमत हटा के, उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा के, तो उस वक्त मकसद ये था कि नैब के अंदर तरामीम की जाएँ, उसके नैब लॉ के अंदर तरामीम की जाएँ, ताकि उसके अंदर जो है फ़ायदा जो है अपने केसेस के लिए लिया जाए। वो कैसे फ़ायदा? ये जो आपने बात की, जो पूछा गया, मैं इसी के ऊपर ही कमेंट करना चाहूँगा। बेसिकली लॉ ये है नैब का कि जब किसी भी शख्स के एहसास से या कोई उसके हवाले से एसेट बियॉन्ड मीन, यानी कि उसके जो असासाजात हैं वो उसके ज़राए से ज़्यादा हों, तो फिर जो है वो उसने बड़ा वाज़ह तौर पर जो है वो खुद साबित करना है। लेकिन जो इन्होंने तरामीम की उसमें ये कह दिया गया कि नैब जो है वो साबित करेगा कि उसके पास जो है एसेट जो है ये गलत हैं, कहाँ से आए, ये सारी चेक करने। तब बात ये है कि जो एहसासों के हवाले से बड़ा मामला है वो बड़ा क्लियर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बंगले हैं, और नैब इंक्वायरी स्टार्ट करती है कि बताएं आपके पास ये जो सारे एसेट्स हैं आपने कहाँ से लिए हैं। अब नैब को तो नहीं पता कि आपने कहाँ पर डाका डाला, किसका गला जो है काटा, आपने किसको जो है मर्डर किया, कहाँ से आपने करप्शन करके पैसे कमाए, भर्तियाँ की या स्कीमें जो हैं उनमें से आपने परसेंटेज लिया, या आपने ठेकेदारों को ठेके लिए और उसमें कमीशन लिया। तो उसमें उन्हें तो नहीं पता होता, क्योंकि ये तो जो है वो इतना आसान हो तो सर नैब ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं बताना होता। हाँ बिल्कुल, उस बंदे ने बताना है कि मैंने ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लिए हैं और मैंने ये कहाँ से लिए हैं, ये पैसा जो मेरे बाहर अकाउंट्स पड़े हैं ये कहाँ से मैंने लिया। तो उसके ऊपर बड़ा ये सवाल जो किया गया ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो तरमीम की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी है। अब इसके मुताबिक जो तरमीम वापस हुई है उसके मुताबिक अब उसने खुद बताना है कि मेरे ये एसेट्स कहाँ से। बात आपकी दुरुस्त है पंजोता साहब, लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि ये जो रिमार्क्स थे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तो तरामीम से पहले भी दे चुके हैं, वो कि नैब साबित करने में नाकाम रहा है। वो उस वक्त दिए जब नवाज शरीफ साहब का ये अपीलें लगी हुई थी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोबारा उठेगा वो मामला फिर। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जैसे नवाज शरीफ साहब के को इंसाफ मिला है ना और होता हुआ नजर आया है, जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक प्रॉपर मुकम्मल ट्रायल हो गया और उसके बाद उसको सजा मिल गई और उसकी अपीलें बहाल करने के हवाले से मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो नैब से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपको गिरफ्तारी चाहिए या नहीं, क्योंकि उससे सजा हुई है। नैब ने थोड़ी गिरफ्तारी का कहना है। उस वक्त वो कस्टडी में थे, अदालत की और स्टेट की कस्टडी में थे जब उनको सजा हुई, और उस कस्टडी से वो गए हैं बाहर। अब नैब ने तो दोबारा नहीं उसके ऊपर कहना था कि गिरफ्तार करें या ना करें। तो ये सारी चीजें आपके सामने वो इंसाफ होता हुआ आपको भी नजर आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं, वो ऐसे ही है, वो बिल्कुल यूं ही हो गया ना। शेख रशीद साहब ने आज, क्योंकि हेबियस कॉर्पस का आपसे भेजा का केस था, अदालत ने हुक्म दिया हुआ था पुलिस को कि आप लाहौर हाई कोर्ट में कि आप हफ्ते का टाइम है आपके पास, आप ढूंढ के लाएं। हुआ ये कि हफ्ते के अंदर अंदर शेख साहब आए, उन्होंने बताया कि मैं चिल्ले पे गया हुआ था, उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर वो सब कुछ हो गया। आज अदालत ने जो उनके गायब होने की जो दरखास्त थी वो निपटा दी है। वो निपटाई क्या है, शेख रशीद साहब ने खुद जवाब जमा कराया। वो कहते हैं कि मुझे जिन लोगों ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोर्ट के अंदर शेख रशीद साहब ने कहा है कि जिन्होंने मुझे, मैं उन्हें फी सबीलिल्लाह माफ़ कर देता हूँ। कर्नल साहब, खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस मामले को। कर्नल साहब नहीं है जी साथ? अच्छा, कर्नल साहब नहीं है जी हमारे साथ अभी। तो वो खैर ये वही नैब है जनाब। यहाँ पे जो मामला है कि वो जिसने इमरान खान को गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया और किस तरह घसीट के ले गए, और दूसरी तरफ ये मामला सामने नज़र आ रहा है सब कुछ।
तो आज हुआ लाहौर के अंदर एक और बड़ा मामला हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुआ है। पंजोता साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इजाजत नहीं है वैसे बाय द वे, तो जेल रोड पे करनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे पुलिस 2-3 प्रिजनर वैन्स लेके आ गई, फिर उसके बाद जाके वो बड़ी मुश्किल से कोई मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के हाथे में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिला। तो ये भी एक मामला चल रहा है सर यहाँ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त मुकम्मल बैन है। अगर फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो उसके ऊपर लोगों को उठाया जाता है। और कल ये सारे कंसर्न जो है खान साहब ने भी बड़े ज़ाहिर किए कि देखें, अगर हम कुरान पाक की बेहुरमती के ऊपर एहतजाज करते हैं तो उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दुश्मन है, क्या 90% लोग जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं तो वो क्या मुल्क के दुश्मन है? लेकिन आप फिर ये करें ना कि सारे लोगों को जो 18 करोड़ 20 करोड़ लोग हैं फिर उनको मुल्क से निकाल दें, जैसे अफगानियों को आप निकाल दें, फिर ये तो कोई कानून कोई आइन ना हुआ ना कि दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर वही लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे 9 मई को, उन्हें प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। पंजोता साहब, निकालने के अलावा वैसे एक और ऑप्शन भी है जी, अंदर कर दे। जी देखें, अंदर तो फिर इतनी वो जेल के अंदर कैपेसिटी नहीं है ना जी, अंदर तो फिर ये तरह करते हैं ना, ये मसला है, लोगों के ऊपर खौफ डाला जाए, ठीक है जी। और ये आप देख लेना कि परवेज खटक साहब उस वक्त 9 मई में बिल्कुल खान साहब के साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे थे, अब उनके ऊपर वो सारे केसेस खत्म हो गए। इसी तरह फरक हबीब साहब के इश्तिहारी होने के जो है वो अदालत ने अहकाम जारी किए हुए थे और कैमरा ने बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन कैसे उनकी लाइव कवरेज हुई और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने दी गई और उनको गिरफ्तार नहीं। अच्छा पंजोता साहब, ये फरमाइएगा कि इस पे कोई अदालत से रुजू किया आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही, कन्वेंशन करते हैं तो वहां पे पुलिस धावा बोल देती है, ब्लैकआउट जो देखें इसके ऊपर पुलिस कर रही जो है ना, इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर एक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर हामिद खान साहब के जरिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि वो फिक्स हो जाए। यहाँ पर यही मामला होता है ना कि मामला फिक्स नहीं होते, जो अर्जेंट नेवियर के होते हैं वो फिक्स नहीं होते, धरना वाला मामला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, वो चलते रहते हैं। लेकिन एक अच्छा पंजोता साहब, मिलिट्री कोर्ट्स वाला तो हुआ ना और उस पर आपने देख भी लिया और सुना है कि इमरान खान साहब से आपकी भी मुलाकात हुई, वो सुना है कि उन्होंने तारीफ भी की उस फैसले की और हमें बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, सबको ही उम्मीद है ओवरऑल, क्योंकि बेसिक राइट है फ्रीडम टू स्पीच। और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है काजी फायजी साहब, वो बहुत दाई हैं इस बात के और ये उनका साबिक करियर, बहुत सारी मिसालें हैं उसके अंदर जिनसे पता चलता है कि मतलब ही विल नॉट टेक इट लाइटली। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक बात कर रहे हैं। और एतजाज हसन साहब ने भी एक पिटीशन इस हवाले से दायर की है जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है ये कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाया जाता है और लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं पार्टी तब्दील करवाने के हवाले से, मजम्मत के हवाले से, फिर उसके बाद बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें लेकर गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो नहीं है ना कि एक पार्टी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। 16 पार्टियां जो हैं वो अपनी मर्जी से जलसे भी करें, जुलूस भी करें। और अच्छा, वो जलसों की आपने बात की है ना बाकी पार्टीज के, मैं आपको बड़ी माजरत के साथ यहाँ पे कट करूँ क्योंकि वो कर्नल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई थी, वो दोबारा हमारे साथ है, मैं उनकी बाबत उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ। कर्नल साहब, तहरीक इंसाफ को तो कन्वेंशन की भी इजाज़त नहीं है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वहाँ पर भी पुलिस आ गई, वो इजाज़त नहीं उनको मिली, जलसे की इजाज़त मिल नहीं रही, वो भी आपको पता है। मैं कल एक सर्वे किया हमने फैसलाबाद जाके, वो आने वाले दिनों के अंदर हम रन करेंगे, उसमें लोगों से पूछा कि वो किस जमात को वोट देना चाहते हैं या वो क्या समझते हैं कि कौन सी जमात उनके मसाइल का हल दे सकती है। उसमें मैं माजरत के साथ, इसको माइंड ना कीजिएगा सर, लेकिन उसमें ना आईपीपी का नाम किसी ने नहीं लिया, तो इसकी वजह ये नहीं हो सकती कि आपने काफ़ी देर नहीं कर दी? वैसे आपको जलसे वगैरह या लोगों के साथ जो रवाबत बढ़ाने होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी होती है, माना कि कल आपका जलसा है लेकिन थोड़ा लेट नहीं हो गया सर? बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं एक तो पहले माजरत करना चाहता हूँ, मैं पिछली बातचीत में वो केस को प्रेजुडिस कह गया, सब्जुडिस की वजह फॉर व्हिच आई स्टैंड करेक्टेड। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, असल बात ये है कि ये कुछ हमारी 2-4 साल की प्लानिंग के नतीजे में तो बनी नहीं, ये तो एक 9 मई के वाकयात हुए और हम जैसे वो लोग जो कि अपनी पिछली जमात के साथ बिल्कुल आखिरी वक्त तक खड़े रहे, तो जाहिर है वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई और इसी चीज से हमें डर लगता था कि टकराव इतना ना हो जाए कि हम जैसे जो बिल्कुल एक सियासत में एक छोटी सी हैसियत भी शायद नहीं रखते, तो इन लोगों के लिए वहाँ पे सियासत नामुमकिन हो जाए। अब क्योंकि हम दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसने वक्त लेना था, टाइम लेना था। हमारे पास कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं और ये बात ठीक है कि अवाम तक हमारा अभी तक कोई बहुत ज्यादा रसाई नहीं हुई थी। इसके लिए अभी आज मैं इसी सिलसिले में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हमारा खानेवाल में एक जलसा होगा और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बहुत मुनासिब तादाद में
हम ये तो नहीं कहते कि कितने लाख आ जाएंगे, मगर एक रीजनेबल एक शहर के लिहाज से हमारा अच्छा शो होगा इंशाल्लाह। यानी वो विल सी कर्नल साहब, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि आनन फानन अफरा तफरी में आपकी जमात बनी, तो इस वजह से ये बड़ी रियलिटी है कि देखना 9 मई से पहले तो इस्तेकाम पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था। जी बिल्कुल। और हम सारे लोग 186 मेंबर्स थे सूबाई असम्बली के, जो बिल्कुल आखिरी लम्हे तक, यानी कि इमरान खान के घर के बाहर चौकीदारी करने तक, 186 वोट पूरे करने तक, जबकि हमें पता था कि हम अपने डेथ वारंट पे असेंबली के करते हैं, हमने तो वो भी किया। उसके बाद हम जब इमरान खान गए इस्लामाबाद तो हम अपनी जाती गाड़ियां लेके उनके साथ गए, तो हम कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे कि हमने इस्तेकाम पाकिस्तान बनाना है। तो ये तो जाना पड़ गया, बनी है, ये बनी है इसलिए कि अब ये वैक्यूम एक आ गया। एक तरफ पीडीएम की ये जमातें थी, और मैं समझता, आप देख रहे हैं 2-4 माह तो कोई अपोजिशन नाम की चीज ही नजर नहीं आई। अभी हम अपने आप को इंशाल्लाह मनवाएंगे और ये शो करेंगे कि हम आज भी जो हमारा बयानिया है, और वो इस जमात का भी यही बयानिया है कि ये जो जमातें हैं ये मुल्क के अंदर बुराई की जड़ है, और इनको दोबारा इख्तियार देना जो है ना, वो मुल्क के लिए मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ही अच्छा शगुन होगा। आप इनकी 16 माह की देख लें कारकर्दगी, ये अब मुझे नहीं समझ आती कि किस नारे पे ये लोगों के पास दोबारा जाएंगे। एटलीस्ट हम लोगों का तो बिल्कुल एक अल्हम्दुलिल्लाह माजी बिल्कुल ठीक है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हम अदारों के साथ मिलके, इवन के दूसरी सियासी जमातों के साथ भी मिलके हम काम करना चाहेंगे इस मुल्क की बेहतरी। नहीं, वो तो आपने कर्नल साहब खुद बताया ना कि आपको नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब अहल भी हो जाएंगे, उनकी नाअहली खत्म होगी, उनकी सजाएं भी माफ हो जाएंगी, तो फिर आगे क्या सवाल उस पर रखना कि वजीर आजम कोई। देखें, सजाएं माफ होना एक और इशू है, मगर अवाम से वोट लेना भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो इनकी कारकर्दगी है, मुझे तो नहीं, मैं तो समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो इन्होंने, इनकी जमात ने, और जिसको ये अब देखिए डिसओन कर रहे हैं। मैं कर्नल साहब लास्ट एक छोटा सा ब्रीफली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि इतना यकीन क्यों है पीएमएलएन को और बाकी भी सबको कि अगली हुकूमत जो है वो पीएमएलएन की बन जाएगी, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ना बने तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। पहले ही इतना यकीन क्यों है? वैसे तो होना चाहिए, ठीक है इलेक्शन लड़ने आप जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान की गलती की वजह से ये यकीन इनके अंदर आ गया। उनको नहीं चाहिए था कि जरूरत से हद बढ़ के तो वो इस तरह की टकराव की सूरत हाल पैदा करें कि मुल्क में अफरा तफरी हो। हम तो यकीन करें, इस बात के ऊपर फख्र किया करते थे। खुद ही तो सर आप कह रहे हैं कि अभी तो अवाम ने वोट भी डालने हैं, फिर अगर अवाम ने वोट डालने हैं तो फिर इमरान खान की गलती का क्या लेना देना उससे? उससे लेना देना बिल्कुल है। एक जमात के सरबराह थे, उनको चाहिए था पेशेंस के साथ तमाम, मतलब ये कि आप, हम ये नहीं चाहते कि किसी अदारे की खुशामद की जाए, मगर ये कि उनके साथ मिलजुल के और लोगों के अंदर एक तासुर तो ना पैदा हो कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया जाएगा तो हमला कहाँ पे किया जाएगा। उसकी वजह से ये सारे ये मसाइल पैदा हो गए। वरना तो ये हुकूमत तो क्या, ये तो शायद 20% भी। मैं चले सर, मैं उसको ना मैं रिफ्रेज करना चाह रहा हूँ, जो आपने बात की है ना उसको मैं कोई खोल एक्सट्रैपुलेट भी नहीं करना चाह रहा। बहरहाल देखने वाले खुद ही देखते हैं। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, वक्त दिया आपने। मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से आना है। तो एक सुना है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से नाराज़ हैं, तो वो पंजोता साहब से पूछते हैं कि क्या नाराज़ी क्या है, मामला क्या चल रहा है वहाँ पर। ब्रेक के बाद नईम पंजोता साहब, जो अलीमा खान साहबा ने बताया है कि इमरान खान साहब नाराज़ हैं सदर मुमलिकत से कि उन्होंने इलेक्शंस की डेट नहीं दी, आपके साथ भी ऐसी कोई बात हुई है? 1 सेकंड ये भी बता दीजिएगा कि ये नहीं किसी ने खान साहब को कहा कि जब सदर ने डेट दे दी थी तो तब क्या हो गया था, तब भी तो इलेक्शन नहीं थे हुए, वैसे तो नाराज़गी वाली ऐसी क्या बात है? देखिए, खान साहब को जब डेट के हवाले से वो बात है वो भी पता है, और डेट किस हवाले से उस टाइम नहीं दी जा रही थी, डेफिनेटली उनकी बहन से बात हुई होगी, लेकिन मेरे साथ इस तरह की कोई बात नहीं, ना हमने कोई उस चीज़ में। लेकिन रात वाली जो स्टेटमेंट थी वो खान साहब ने उनकी देखी, जो परसों रात को हामिद मीर साहब के साथ उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि अगर मैं भी सदर ना होता तो इस वक्त जेल में होता। तो उसका भी वो जिक्र कर रहे थे, और लेकिन उन्होंने कोई हमारे साथ नहीं किया, लेकिन उनके साथ उन्होंने बात की होगी, उनकी अलग-अलग मीटिंग होती हैं, और उनमें उन्होंने अपने जो उस वक्त हैं सारे पर्चा जाहिर किए होंगे। लेकिन सदर साहब ने बाहर जो हैपनिंग्स हो रही होती हैं, ये इनकी न्यूज़ खान साहब तक तवातुर से पहुंच रही होती है? जी पहुंच रही होती हैं जी, बिल्कुल जी। वो कैसे? बस पहुंच जाती हैं। अब कोई सोर्स हम बताएंगे तो वो सोर्स भी बंद ना करें, पहुंच जाए। अच्छा चलें ठीक है, वो तो उसके अलावा वैसे
आई एम सॉरी, मैं सवाल एक पूछना था, लेकिन वो जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं, मारूफ कानूनदान है, लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने ज्वाइन किया। सर हमें ये फरमाइएगा, जो एक पहले सवाल चल रहा था यहाँ पे, नवाज शरीफ साहब की अपीलें बहाल हो गई हैं, और आगे आपको क्या लग रहा है कि ये जो अपील्स बहाल हुई हैं, ये सज़ाएँ ख़त्म भी हो सकती हैं नवाज शरीफ साहब की? और दूसरा, एक बारे सबूत जो है नैब कानून के मुताबिक वो मुलजिम पे होता है। यहाँ पे हम देख चुके हैं इससे पहले कि वो उल्टा मामला चलना शुरू हो गया कि नैब साबित नहीं कर सका कि ये अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ साहब के हैं या कब खरीदे थे, बच्चों के हैं, डिपेंडेंट कौन है या कौन नहीं है, वही जो मूशगाफियाँ होती हैं। तो आपको लग रहा है आज ख़त्म हो जाएंगी सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब की? हेलो जदून साहब, आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। अच्छा, मैंने कहा वो किसी और से देखिए आपसे। जी मैं आपको बताता हूँ। बताएं सर। जो केस बनाए गए थे, बेसिकली जो नैब का लॉ है वो रेफरेंस कहते हैं, नैब खुद बनाता है या नैब को कोई एप्लीकेशन दी जाती है या कोई ऐसे ज़राए से। तो इसमें नैब के जो रेफरेंस फाइल हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे फाइल हुए थे कि ये आप फाइल करें रेफरेंस। ऐसा कोई माजी में नज़ीर नहीं मिलती कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि आप किसी शख्स के खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। फिर रेफरेंस JIT भी अपनी मर्ज़ी से बनाएगी। पहले उन्होंने एक नाम भेजे, उन्होंने कहा जी ये हम नहीं मानते, हम जो अपनी आपको JIT ये देंगे सुप्रीम कोर्ट वाले। मतलब मुनसब भी खुद ही बने, इन्वेस्टिगेशन भी खुद ही कराई, फिर फैसला भी आपको पता है जिस तरह आया। चले सर, नवाज शरीफ साहब मनी ट्रेल देते थे ना, उनको किसने रोका हुआ था? नहीं, आप मेरी मुकम्मल बात सुन लेना प्लीज़। अब उन पे रेफरेंस जो बने, जब फाइल हुए तो उनकी जो जजमेंट आई जो नैब कोर्ट ने एवन फील्ड में दी, और दूसरे में उन्होंने कहा जी करप्शन का कोई चार्ज नहीं बनता। और ये जो इनको सज़ा हुई है वो इसमें एसेट बिहाइंड मीन्स में हुई है कि एसेट बिहाइंड मीन्स जो है इनके हैं उस वक्त केस के मुताबिक। अब एसेट बिहाइंड का मीन केस ये होता है कि अगर आपका 1 करोड़ के एसेट ज़्यादा हैं, 1 अरब के एसेट ज़्यादा हैं, तो रेफरेंस तो एक बनता है। तो पहले उन्होंने 12 कहा जी कि 3 रेफरेंस किस चीज़ की आप बना रहे हैं। अगर हमने मिसाल के तौर पर 2 फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, फैक्ट्रियाँ में हमारी इनकम से ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ याद कराऊँ अगर आप इजाज़त दें, छोटी सी। जी जदून साहब, सॉरी माजरत के साथ, वो ये है जहांगीर साहब, जब रेफरेंसेस बनाने का कोर्ट ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ये गुजारिश कर रहा था कि अजमत सईद शेख साहब ने उस वक्त कमर जमान चौधरी जो चेयरमैन नैब थे उनके सामने कहा कि नैब हमारे सामने मर गया, यानी कि एक इदारा एंटी करप्शन के लिए बना हुआ है, उसको नजर नहीं खुद कुछ आ रहा। एक चीज, दूसरी, ये कमर जमान चौधरी साहब ने ये 4A और 5A दोनों उठा के डाल दिए थे उसके अंदर। एसेट बियॉन्ड मीन्स का मामला था, करप्शन खुद डाल दी थी, और उस वक्त भी हम ये बात करते थे कि ये केस को कमजोर कर दिया गया, पहले ही रेफरेंस को कमजोर कर दिया गया। फिर उसके बाद जब वो उन्होंने कहा जी ये 5A तो साबित नहीं हुई, तो लिहाजा करप्शन तो साबित नहीं है। एसेट बियॉन्ड मीन्स करप्शन ही तो है एक्चुअली। नहीं देखें, एसेट, अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग में आपने ये साबित करना है कि जो प्रोसीड है वो क्राइम की है, तब आपका ऑफेंस साबित होगा। या तो फिर लॉ आप इस तरह का ना बनाए ना। करप्शन एसेट बिहाइंड मीन्स का जो प्राइमा फेशियाई बर्डन, अभी आपने कहा क्यूज पे जरूर होता है, लेकिन प्राइमा फेशियाई बर्डन वो नैब ने डिस्चार्ज करना है कि आपने सबसे पहले, अभी जब इनका केस आया हाई कोर्ट में, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हुआ उसके IO पे, उन्होंने कहा जी इनकी इनकम कितनी थी। मिसाल के तौर पर आप किसी TV चैनल से बसते हैं या मैं हूँ किसी सरकारी मुलाजम, तो सबसे पहले तो मेरी तनख्वाह डिटर्मिन करेंगे ना कि बंदा सैलरी कितनी ले रहा है महीने की, 2 लाख ले रहा है, 4 लाख ले रहा है, और इसके एक्सपेंस जो है या इसकी लग्जरीज है या लिविंग है वो सादा बात, अगर 2 लाख सैलरी है तो 10 लाख हो गया। हम ऐसे ही कानूनी उसमें जाएं देखने वालों के लिए सादा बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि केस खत्म हो जाएंगे, यही बात है ना? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि केस जिन्होंने बनाए उनके पास जवाब ही नहीं है ना। अब एक तरह तो आपने ठीक है कान उधर से पकड़े इधर से पकड़े, आपका भी कहने का मकसद यही है कि केस खत्म हो जाएंगे। केस देखे ना, अगर केस वो आपके सामने प्रोसिक्यूटर जनरल आके नैब कह रहा है जी कि केस गलत बनाए गए, हम समझते हैं कि गलत बनाए गए, चाहे वो उस वक्त बनाने वाले थे जो अब वो कह रहे हैं नहीं। सर ये मोहम्मद बशीर साहब वही हैं, इन्होंने 2 सजाएं तो इन्होंने भी सुनाई थी। वो मलिक साहब, अल्लाह ताला करीम रहमत करे उनको, अभी इनको नहीं किसी ने पूछना फिर कि यार क्या बना दिए थे आपने केस। बाकियों को 14 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान में ये लॉ नहीं है कि जज पे एप्लीकेबल है। वैसे मेरी तो जाती ओपिनियन पूछे तो जज को भी ये इसका जवाब दे होना चाहिए कि आप गलत। मेरा ओपिनियन ये है कि वो शख्स खुद बताएगा कि मेरे ये एसेट जो हैं कैसे बने। मेरा इसके अंदर ओपिनियन है सर कि जो लॉ है उसके मुताबिक वो खुद बताएगा। वो तो देखे ना, अगर ये पहली 2 चीजें अगर ये डिटरमिन कर देना जी कि इसकी इनकम इतनी थी और एसेट इसके पास इतने, तो फिर वो पूछते हैं कि हाँ ठीक है, ये आप इनकम अपनी रिकग्नाइज करते हैं कि मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, और ये जो खर्चे हैं आपके बच्चे हाई स्कूल कौन कौन से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कौन से आप फॉरेन कंट्री के टूर करते हैं, कौन सी हॉस्पिटल में आप इलाज कराते हैं, तो ये आपकी जो टोटल इनकम है
वो लेट से 4 लाख है और आपके एक्सपेंस जो है वो 10 लाख है, ये 6 लाख का आप हिसाब दें कि 6 लाख आपने किधर से जदून साहब आपको याद है ऐसे ऐसे करके कागज थे, ऐसे करके ऊपर कागज थे, हुजूर ये है वो जरा है, हुजूर ये है वो जरा है, वो याद है सर आपको? प्रॉपर्टी है तो मुझे उसकी डिटेल देनी चाहिए ना कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ से। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना पंजोता साहब, वो जो ये कागज उन्होंने कहा हुजूर ये है वो जरा है, वो उन्होंने यही बताना था, वो खुद ही तो कह रहे थे कि मैं बताता हूँ। नहीं पंजोता साहब उस तरह देखें ना आप, एक तो ये बात है ना, अभी आप फिर अगर आप इस तरह करें तो फिर तो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके एसेट बिहाइंड केस करना बनता हो। कोई मुझे एक बता दे बंदा। इमरान खान साहब देते हैं, सारे देते हैं, ऐसी कोई बात। अच्छा इमरान खान साहब का मतलब ये है कि अपना इस्तेमाल नहीं करते, वो पानी भी बाहर से आता है। कहने का मतलब ये है कि बाय एंड लार्ज करप्ट है काफी सारे लोग, ये कहना चाह रहे हैं सर आप? क्योंकि वो साबित, मैंने कहा आप जो बात कर रहे हैं अगर मैं उसको रिफ्रेश करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाय एंड लार्ज बहुत बड़ी तादाद है जो करप्ट है और इस वजह से वो उनके एसेट उनके मीन से बियॉन्ड है, वो साबित ही नहीं कर सकते। नहीं तो आप पाकिस्तान में अंदाजा लगाने करप्शन कितनी होती है एनुअल, कितने बेहतरीन सर, ये तो ये हुई ना, देखें सर यहाँ पे इत्तेफाक है। जदून साहब का जवाब ये है कि तमाम सारे हर एक के ऐसे हैं, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी इससे इस्तिस्ना हैं, वो भी बताने के बाद। यार मुझे वैसे वो याद आ गया जदून साहब, चलें अब प्रोग्राम टाइम भी थोड़ा सा कम रह गया है, ठीक है वो बात क्लियर हो गई और ये इस पे इत्तेफाक करना चाहिए जदून साहब के साथ। वो उन्होंने खुद ही कह दिया कि आप खुद देख लें करप्शन कितनी है और ज्यादातर लोग साबित ही नहीं कर सकते कि उनके अगर असासे उनकी आमदन से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ना वो कहीं और से इल गॉटन मनी होगा। एनीवेज आपने कहा जी जजों का एहतसाब नहीं होता। आज जदून साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ार नकवी साहब को, जो कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज हैं, शोकॉज कर दिया है उन्होंने, और बदउनवानी और ये बाकी सारे मामला करप्शन के, तो ये भी तो एक मामला हो गया ना सर। और साथ दूसरा काजी फायजी साहब का जब मामला था रेफरेंस वाला ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था, तो वहां पे सारा केस उन्होंने डिफेंड इस बेसिस के ऊपर किया कि एफबीआर गैर कानूनी तरीके से, मतलब मेरी अनडिक्लेयर्ड एसेट भी है तो वो एक्सेस नहीं कर सकते इस सब मामले को। तो आपको इन दोनों के अंदर कोई मुमासलत नजर आ रही है इन मामलों के अंदर? नहीं, अगर इनके खिलाफ उन्होंने ये केस बनाया, मुझे तो पता नहीं, मैंने मटेरियल नहीं देखा, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी सुना है कि 3-2 का जो 3 मेंबर थे उन्होंने कहा है कि शो काज नोटिस इशू करते हैं और दो ने कहा नहीं करते। आपने नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं सुनी? तो वो जो पहले करते होते थे कि ये कैंट में लाहौर में इतने का प्लॉट इतने में ले लिया, वो सुनी थी आपने? नहीं, मैं अब उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहता, हर एक बंदे का अपना राइट है वो अगर लेकिन ये अगर देखें, मैं तो कहता हूँ कि किसी पे गलत केस नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे वो मुज़ाहिर नकवी हो, चाहे वो काजी फाइसा हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, पंजोता साहब हो, किसी पे भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या विच हंटिंग के लिए या डिसऑनेस्टी से किसी पे केस नहीं बनना चाहिए। ये एक, और किसी पे अगर केस बनाता है कोई तो उसको आर्टिकल 10A के फेयर ट्रायल करा जाए। और आपको पता है केस जो बनाते हैं वो जो बनाने वाले होते हैं वो आपको भी पता है। सर आप अपने पास ही रखें इन्फॉर्मेशन, मुझे ना बताइए, मेरा कान बंद कर लिए प्लीज ऐसी बातें। अच्छा माफी सर। पंजोता साहब आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं सर, मैं नहीं सुनी, मैं ऐसी बात कोई मैं नहीं अलाउ करूंगा इस शो के ऊपर, मैं नहीं सुनना चाहता, ना मैं सुनना चाहता हूँ, ना बोलने का तो खैर दूर की बात है, सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजोता साहब ये फरमाएं कि ये जो आया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के को जो अभी शोकॉज हुआ है, आपको को मुमासलत नजर आ रही है? ये भी बदउनवानी का मामला है, यहाँ पे भी करप्शन का मामला है, आपको इनमें और काजी फायजी साहब का जो केस था और ये वाला, इसमें कुछ मुमासलत नजर आती है? आगे अभी तो शोकॉज है, फिर आगे देखते हैं क्या मामला बनता है, रेफरेंस में तब्दील होता है। देखिए मैं तो इसके ऊपर अब, क्योंकि वो हाई लेवल पर एक जो है कमीशन है और उसने देखना है सारे मामलात को, तो नोटिस का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ साबित हो गई है, वो इनिशियल बेस के ऊपर वो हुआ है और उसके ऊपर वो अपनी सारी तफसीलात देंगे, तो फिर देखते हैं क्या फैसला आता है। मैं तो इसके ऊपर ना कोई मुखालिफ कमेंट्स करना चाहिए और ना कोई हक में, ये तो अब कमीशन ने फैसला करना है, वहाँ पर सारी चीज़ें, ना मैं पार्टी हूँ ना आप पार्टी। ट्रू दैट, लेकिन उसके अंदर मामला ये आता है ना कि उस वक्त इलेक्शन केस का फैसला था और उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला आ गया अचानक पार्लियामेंट की तरफ से, नून लीग की तरफ से एक सिटिंग जज साहब के ऊपर इल्जाम लगने शुरू हो गए, बेंच के अंदर बैठे हुए लोगों ने ऑडियो क्लिप्स का, लोगों नहीं माफ़ कीजिएगा, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, ब्रदर जजेस ने ये बेंच के अंदर बैठे हुए कहा कि जनाब वो ऑडियो क्लिप जो मुबैना ऑडियो क्लिप जो सामने आए हैं, तो एक चीज़ तो नज़र आती है और वो ये है कि डिवाइड तो थी बेंच के अंदर, अगर एक लाइक माइंडेड था तो दूसरे भी तरफ लाइक माइंडेडनेस हमें नज़र आती है, तो ये उसका आगे मामला, क्योंकि लोग तो उसको इक्वेट करेंगे इस चीज़ के साथ कि यार ये लाइक माइंडेडनेस थी या ये डिफरेंट माइंड था, तो अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब काजी फायजा साहब हैं तो वो दूसरे वाली साइड की तरफ मामला चलना शुरू हो जाएगा। ये तो है ना पंजोता साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिलसिला तो हम देखते आए हैं और ये जजेस के अंदर आपस में नहीं होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि
कोई भी देख लेना आप, PMLN हो, उन्होंने कितना ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 97 में बाकायदा तौर पर जत्थे के साथ हमला किया, और उसके बाद भी जब कोई चाहे इलेक्शन कमीशन के हवाले से फैसला इलेक्शन के हवाले से फैसला आने लगे या कोई और इसी तरह की अहम पटिशन हो, तो फौरन लोग लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। पीछे मौलाना साहब भी जो है वो पूरी तादाद में लेकर गए। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, अदालतों को बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए। अच्छा, लास्टली मैं जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट किया प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, एहतसाब सबको होना चाहिए, चाहे जज हो कोई भी हो, उसका एहतसाब होना चाहिए। अगर किसी एब्सोल्युटली, मैं भी यही कह रहा था पहले। जदून साहब कह रहे थे कि जजों का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता नहीं है। एहतसाब की बात हो रही है। जदून साहब, प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से किया था कि आज साइफर में ज़मानत मुस्तरद कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की, और उसके अलावा जो ये भी ख़त्म कर दिया कि जनाब केस जो उन्होंने केस खारिज करने का था वो भी फारिग कर दिया। तो आपके ख्याल के अंदर जो ओथ है वज़ीर आज़म का, जिसमें जो वज़ीर आज़म को इख्तियार देता है आईन है पाकिस्तान कि जनाब आप जिस चीज़ को चाहेंगे सदर मुमलिकत और आप उसको आप खुफिया या पोशीदा रखें, जिसको आप जाहिर करना चाहें आप कर दें, तो ये प्रेयर में भी था। आप समझते नहीं है कि इस बेसिस के ऊपर केस खारिज होना चाहिए था, ये जमानत मिलनी चाहिए थी? ये देखिए, आप अगर केस अभी सबजुडिस है, हाई कोर्ट में इनके काफ़ी केस लगे हुए हैं, चार्जेस फ्रेम नहीं सर, फैसला आ गया, तफसीली फैसला आ गया आज, आपने पढ़ा नहीं? नहीं, मुझे पता है वो तफसीली फैसला बेल का है, केस का तो अभी नहीं आया। मैं बेल की बात, बेल में तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेल लेकिन डिस्क्रिप्शन होती है जज की कि वो उसको प्रमा फशाई केस बनता है देता है, तो अगर बनती थी तो देनी चाहिए थी। अब ये जज ने डिसाइड कर दिया कि नहीं बनती, तो अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सीनियर वकील हैं, आपके ख्याल में बनती थी? वैसे राय क्या आपकी? नहीं, मैंने तो देखे अब पूरा केस नहीं पढ़ा, ना मैं कोई इनका किसी साइड से वकील हूँ, तो मैं इनको बिल्कुल आपको फेयर ओपिनियन देता कि केस मेरे आगे सामने सारा मटेरियल हो के बेल डिस्क्रिप्शन होती है ना। बाद का मर्डर केस में भी बेल लेते हैं, और बाद आपको पता है 7 साल सजा उसमें हाई कोर्ट बेल लेती है। ये केस पे डिपेंड करता है। अब इनका तो मुझे नहीं पता है, तो नंबर ऑफ टाइम ये अपनी डिस्प्लेयर शो कर चुके हैं नो कॉन्फिडेंस देर से जदून साहब ये साइफर वाला मामला चल रहा है, आप प्रोग्राम्स के अंदर भी होते हैं, इस पे बात होती रही है पहले भी, ये बना क्या है केस? देखिए, मैं तो कहता हूं, अगर देखें ना, आप कह रहे हैं केस नहीं पड़ा, केस तो सारा डिस्कस होता है सर। सारा केस डिस्कस नहीं होता, एक्चुअल जो मटेरियल होता है वो कोर्ट के पास होता है। मेरे पास तो आज दिन तक इसका कोई एक पर पुर्जा कोई चीज, कोई एक पेपर भी नहीं है साइफर केस का। ये पंजोता साहब को पता होगा, ये क्या उधर जाते हैं, बात कर रहा था बॉस। नहीं, इन्फॉर्मेशन पे देखना, ओपिनियन फॉर्म करना जरा अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया गया है ना, तो मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए केस बनाना चाहिए। कुछ जेन्युइन केस हो तो फिर बनाओ, अगर नहीं है तो वह हो सकता है 2-3 साल के बाद वो यही कहें ये केस तो हमने बनाया था, अब कोई जज यही जज कहते हैं कि केस खराब है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, असूली बात है, और इस पे इत्तेफाक है जी, हम तीनों का इत्तेफाक है इसके ऊपर के टेक्निकल नॉकआउट चाहिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैथर पंजोता साहब, जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाजरीन, आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।